इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। सदिश बीजगणित के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणन कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो अगर कोई भी दो सदिश आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। उसके बाद हम इसकी सहायता से देखेंगे कि किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तब हम उसको देखेंगे। तो हम कह रहे हैं कि अगर दो सदिश हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं तो इसका हम एक क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और पढ़ते हैं कि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला पहले से ही सिद्ध किया गया है कि यह ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू बीटा कैप है। तो यहाँ तक की तो वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब यह जो एन कैप है यह क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हमने बताया कि दो सदिश, आपका एक सदिश है ए वेक्टर और दूसरा सदिश है आपका, यदि दूसरा सदिश है बी वेक्टर और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वह थीटा है, यह थीटा है, तो हम इसके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यह होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप। अब एन कैप क्या है? एन कैप यह जो दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है इसके लंब दिशा में, इसके लंब दिशा में यह जो है मात्रक सदिश है। तो इसका लंब दिशा, तो इसको हम इमेजिन इस तरह से कर सकते हैं कि ए और बी वेक्टर का लंब दिशा क्या होगा, या तो बाहर इधर की ओर होगा या तो फिर बोर्ड के पीछे लंबवत होगा। तो यह कैसे प्राप्त करेंगे कि यह जो है ऊपर की ओर है कि यह जो है नीचे की ओर है, तो इसको हम इस एंगल की सहायता से लेते हैं। जैसे कि अगर यह हम मान लेते हैं कि यह हमारा ए वेक्टर है, यह बी वेक्टर है, और इसको जब हम ऐसे दक्षिणावर्ती दिशा में ऐसे घुमाते हैं तो जिधर की तरफ जो है यह हमारा अंगूठा होता है वह हमारा इसका परपेंडिकुलर होता है। तो यह जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है इसका लंब दिशा कहाँ होगा, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर हम ऐसे दिखा नहीं पाएंगे, तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। यह जो है इन दोनों सदिशों का लंब सदिश है एन कैप। एन कैप क्या है? लंब सदिश, मात्रक लंब सदिश है। तो एन कैप जो है आपका यूनिट वेक्टर है, मात्रक लंब सदिश है जो इन दोनों के लंबवत है। यह कैसे होगा इसके बारे में हमने आपको बताया कि इस पे हम ध्यान देंगे कि जिधर की ओर यह एंगल हमारा यह बंद होगा उसके हम लंबवत लेंगे जिधर हमारा अंगूठा होगा। तो यह हमारा फॉर्मूला होता है दो सदिशों का ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। जब इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मापांक लेंगे, मैग्नीट्यूड जब लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो यह हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। यह एन कैप क्या दिखाता है? इसकी दिशा को, ए और बी वेक्टर की दिशा जो है किस तरफ है। तो जब इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, परिमाण ले लेंगे, तो यह हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा और यह जो है एन कैप आपका हट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कोण निकालते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो इस तरह से अगर दो सदिश दिए हुए हैं और उनके बीच का हमें एंगल निकालना है तो इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हमको अलग अलग कंडीशन मिलेंगे। अगर दोनों सदिश हैं, अगर यह दोनों इस तरह से हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब यह कोण क्या है, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यह दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर भी हो सकते हैं, या फिर 0 का मतलब यह होगा, इसको यह हमारा दो तरह का हो सकता है, या तो ए वेक्टर या बी वेक्टर 0 के बराबर हो, या फिर जो हमारा कोण है साइन थीटा वह 0 हो, या फिर एन पाई के रूप में यह जो है हो, तब जो है यह हमें 0 दे सकता है। तो जब यह कंडीशन होगा तब तो यह नहीं होगा, जब यह कोण जो है 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब
मतलब है कि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, दोनों समांतर हैं या संरेख हैं। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 है तो वेक्टर ए और बी वेक्टर समांतर हैं या संरेख हैं। और जब दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तो यहाँ जब हमारा थीटा इक्वल टू 0 अंश था तब समांतर हो जाएंगे, और जब यह लंबवत होंगे थीटा इक्वल टू π/2 होगा तो यह हमें मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन π/2। तो यह मिल जाएगा जो है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, जब यह एंगल हमारा π/2 होगा तब। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि यह अलग अलग कंडीशंस आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर यह हम देखें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो ए वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यह कभी भी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होगा। यह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो इसकी दिशा क्या होगी, हमारा इधर की ओर ऊपर की ओर होगी, और जब हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालेंगे तो यह दिशा क्या हो जाएगी, नीचे की ओर अंदर की ओर माइनस साइन के साथ हो जाएगी। तो यह जो है जब माइनस साइन के साथ हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के यह बराबर होगा। तो इस तरह से हमने यह कंडीशन देखा कि कभी भी ए वेक्टर जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होगा। तो यह कम्यूटेटिव लॉ को क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। यह सदैव जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के यह बराबर होगा। और हम आपको इस तरह से यह देखें तो अगर यह दोनों सदिश, अगर आपके पास ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0। क्यों? क्योंकि यह जो एक ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है इनके यह जो है एक दूसरे के अगर यह समांतर हैं, इनके बीच का कोण 0 है तो यह स्वयं के साथ 0 अंश बनाता है। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0 या बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, और अगर सी वेक्टर है तो सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 अंश। 3 यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप हो तो जब हम इसका आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो इनके बीच में स्वयं के साथ यह एंगल जो है 0 बनाएगा, या दूसरे समांतर होंगे तो यह 0 मिल जाएगा। इसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और के कैप क्रॉस के कैप की भी वैल्यू 0 होगी। और जब हम आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे, आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, इसी डायरेक्शन में होगा तो यह हमें अगला के कैप प्राप्त होगा। और जब जे कैप क्रॉस के कैप का करेंगे तो हमें आई कैप मिलेगा, और जब हम के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो यह हमें जे कैप प्राप्त होगा। डायरेक्शन की बात करेंगे, जब आई यह जो है जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा तो यह माइनस के कैप, और के कैप क्रॉस जे कैप होगा तब यह जो है माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप होगा तो यह माइनस जे कैप के बराबर हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों का यूज हम आगे इसके एप्लीकेशन में करेंगे, जब हमारा आई जे के यह जो यूनिट वेक्टर है इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो इसका हम यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने इन फॉर्मूलों को देखा कि अगर दो सदिश हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और तो यह किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू नीटा कैप। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था इनके बीच का कोण, अगर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर।
मॉड ऑफ बी वेक्टर। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा, अगर इसका हमें मीटा कैप निकालना हो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर के। तो यहाँ से हमें एन कैप की वैल्यू मिल जाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो इसका यूज भी हम करेंगे। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जिसके यूज से हम जो है आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि किसी भी इसकी सहायता से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अगर आपका यह ट्राइंगल है ABC, यह जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर ये हमारा कोई भी ट्राइंगल ABC है, यह A है, ये B है, यह C है और यह हमारा एक एक्सिस है जिसके लिए ओरिजिन का काम कर रहा है। इसको हम दिखा दे रहे हैं कि यह हमारा B वेक्टर है और अगर ये हमारा A वेक्टर है, A वेक्टर B वेक्टर और इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार और गुणे लंब ये होता है। तो इसमें हम एक लंब ऐसे डाल देते हैं AD लंब हो जाएगा। तो यह जो है 1/2 आधार कितना है? B वेक्टर और लंब हमारा AD है। तो AD बराबर क्या मिल जाएगा हमें? लंब AD जो है यह हमारा A वेक्टर है, AD मिलेगा A साइन थीटा या मॉड ऑफ A साइन थीटा। तो इसको हम कर देंगे यह मेरा A साइन थीटा प्राप्त हो गया। और यह जो है यह पूरी भुजा है तो यह वेक्टर हम नहीं लेकर के यह पूरा सदिश B वेक्टर है तो यह भुजा आपको आधार B मिल जाएगा और यह मिल जाएगा आपको। तो 1/2 इसको हम लिख सकते हैं, B को लिख सकते हैं मॉड ऑफ B वेक्टर, A को मॉड ऑफ A वेक्टर और साइन थीटा। तो इस तरह से 1/2 और इसका यूज हमें करना है। तो मॉड ऑफ A वेक्टर B वेक्टर साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? यह हो जाएगा आपका मॉड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसकी जगह हम यह लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा आपका मॉड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इनके क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से हमें ज्ञात करना है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं A और B दिया हुआ हो, A वेक्टर और B वेक्टर दिया हो तो इसका क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से हम ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से अगर कोई हमारे पास समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो इसकी सहायता से हम दूसरा एप्लीकेशन करेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अगर कोई हमारा समांतर चतुर्भुज इस तरह से है, अगर यह जो है हमारा कोई समांतर चतुर्भुज ABCD है और इसकी दो आसन्न भुजाएं A वेक्टर और B वेक्टर दी हुई हैं और यह हमारा X अक्ष है। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको हम ऐसे इसमें दो त्रिभुजों में बांट देंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और यह दूसरे त्रिभुज का। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ABCD यह है तो इसका क्षेत्रफल तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे मॉड ऑफ 1/2 मॉड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और फिर दूसरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे, वो भी इसके बराबर है। तो डायरेक्ट हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखते हैं तो यह आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के बराबर होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें
यह प्राप्त होता है कि यह जो है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होगा, जहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं। अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाएं दी हुई हैं और उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम डायरेक्ट जो है दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसका मापांक निकाल करके हम उसको प्राप्त कर लेंगे। अगर यह समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं न दे करके इस तरह से भी क्षेत्रफल पूछता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, तब इसका क्षेत्रफल विकर्ण है, तो इसका क्षेत्रफल जब हम सिद्ध करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें यह प्राप्त होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब इसको हम प्रूफ करेंगे तो यह हमें मिलता है 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। यह ध्यान देंगे कि अगर समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया है तो क्षेत्रफल हम ऐसे ज्ञात करेंगे 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसकी आसन्न भुजाएं दी हुई हैं तो इसका क्षेत्रफल हम मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से ज्ञात करेंगे। अब हम यह देखेंगे कि किसी भी दो सदिश का ए क्रॉस बी हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर लेते हैं और उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं। तो अगर हमारे पास ए वेक्टर यह दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप है, और दूसरा बी वेक्टर आपका a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप है। अब इसका हमें a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना है। जैसा हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था वैसे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी एक रिजल्ट हम निकाल लेंगे। b1 j कैप प्लस c1 k कैप क्रॉस a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, और यह हमें प्राप्त होगा a1 a2 i कैप क्रॉस i कैप। फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस a1 b2 i कैप क्रॉस j कैप प्लस a1 c2 i कैप क्रॉस k कैप, यह हो जाएगा, और प्लस b1 a2 j कैप क्रॉस i कैप, और प्लस b1 b2 j कैप क्रॉस j कैप, प्लस b1 c2 j कैप क्रॉस k कैप प्लस c1 a2 k कैप क्रॉस i कैप, प्लस c1 b2 k कैप क्रॉस j कैप, और प्लस c1 c2 k कैप क्रॉस k कैप। तो अभी हमने आपको बताया था कि i क्रॉस i कैप क्रॉस i कैप की वैल्यू 0 होगी, j कैप क्रॉस j कैप की वैल्यू 0 होगी, और k कैप क्रॉस k कैप की वैल्यू 0 होगी। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई तो यह 0 टर्म हो जाएगा। दूसरा a1 b2 i क्रॉस j, तो इसको हमने बताया कि यह k कैप के बराबर होगा। अभी हमने इसका यूज किया है i क्रॉस i कैप j कैप क्रॉस j कैप और k कैप क्रॉस k कैप इक्वल टू 0, इसका यूज करेंगे। और दूसरा i कैप क्रॉस j कैप बराबर k कैप, j कैप क्रॉस k कैप बराबर i कैप, और i कैप k कैप क्रॉस i कैप बराबर j कैप, इसका हम यूज करेंगे।
तो यह 0 हो गया, यह जो है ए कैप के बराबर। दूसरा जो है A1 C2 I क्रॉस J, तो यह इसका I J है, तो I और K है, तो यह मिल जाएगा माइनस J कैप। और प्लस B1 A2 J कैप, तो यह माइनस K कैप। और प्लस यह तो J 0 हो जाएगा, और यह मिलेगा B1 C2 J क्रॉस K I कैप प्लस C1 A2 K क्रॉस I, तो यह मिल जाएगा J कैप C1 B2 और K और J, तो माइनस I कैप और यह 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि I कैप को एक पास रखते हैं, तो I कैप वाला टर्म हमें क्या क्या मिला, एक तो यह मिला है और यह, तो हम I कैप को एक पास करें तो B1 C2 और B1 C2 माइनस C1 B2, और J कैप को एक पास करेंगे तो A2 C1 माइनस A1 C2, और A कैप को एक पास रखेंगे तो यह मिलेगा हमें A1 B2 और माइनस B1 A2। इस तरह से हमें क्रॉस मिल जाएगा। अब इसको हमें लिखने का देखिए तरीका, यह ऐसे हो जाएगा I कैप, इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में, साड़ी के रूप में अब लिखेंगे, तो यह मिलेगा हमें I, और यह आपका हो जाएगा A1 B1 C1 और A2 B2 C। तो जब हम I कैप लेते हैं तो यह B1 C2 माइनस B2 C1 यह हमें मिला। साड़ी को जब हम विस्तार करते हैं तो पहला अगर हम इसके सापेक्ष विस्तार किए, यह लिए तो यह खत्म, इसमें माइनस ये, और फिर प्लस J कैप, तो माइनस होता है तो माइनस J कैप लेंगे, अगर प्लस ले लिए हम तो यह कैंसिल हो जाएगा, और यह जो है मिल जाएगा आपको A2 C1 माइनस यह जो है A1 C2 के बराबर हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, और प्लस A लेंगे तो A1 A2 माइनस B1 B2। तो इस तरह से हमने यह बताया आपको कि अगर हमें दो सदिश A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालना है तो इस तरह से हम इसको सारणिक विधि से व्यवस्थित क्रम में लिख लेंगे I J के, और इसके कोफिशिएंट को लिख करके विस्तार कर देंगे तो इसका मान हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने यह सिद्ध कर लिया कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर डिटर्मिनेंट में करेंगे I कैप J कैप K कैप A1 B1 C1 A2 B2 C2। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर कोई भी दो सदिश आपको दिया हुआ है A वेक्टर और B वेक्टर, अगर आपके पास यह सदिश A वेक्टर बराबर दिया है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 5K कैप, और B वेक्टर बराबर आपको दिया है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 6K कैप। यह दो सदिश आपको दिए हुए हैं और इसे हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो डायरेक्ट इसको हम इस तरह से व्यवस्थित करेंगे I कैप J कैप K कैप। अब पहला कोफिशिएंट I ये 2 है, 3 है, 5 है, इसका क्या है 1 है, 2 है, 6 है। इस तरह से हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे और विस्तार करेंगे। तो विस्तार अगर हम R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो I कैप यह मिल जाएगा, और यह खत्म, तो 6 त्रिक 18 माइनस 10, फिर माइनस J कैप लेते हैं तो यह और यह खत्म, तो माइनस लेंगे तो क्रम हमारा यह हो जाएगा, तो 6 गुना 12 माइनस 5, और प्लस A कैप लेते हैं तो यह और यह खत्म, और आपका कितना बचेगा 4 माइनस 3। तो इस तरह से हम यह प्राप्त कर लेंगे 8I कैप और प्लस
7 जे कैप माइनस 7 जे कैप और प्लस के कैप। तो हमें दो सदिश अगर दिए हुए हैं और उसको हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसके बीच कोई भी एंगल नहीं दिया है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम तुरंत ज्ञात कर लेंगे। अभी हमने फॉर्मूला देखा और भी फॉर्मूला देखा कि अगर कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या होता है, एक एग्जाम्पल की सहायता से, कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उसकी सहायता से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो अगर ये किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम अभी आपको बताएं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब इसकी दो आसन्न भुजाएं दी हो तो यह होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अभी हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको बताया कि कैसे करेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यह होता है मॉड ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, यह 1 2 3 -3 -2 और 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आई R1 के सापेक्ष जो विस्तार करेंगे तो यह मिल जाएगा हमें 2 और माइनस माइनस प्लस 6 माइनस जे कैप जब लेंगे तो यह और यह खत्म और 1 माइनस प्लस 9 हो जाएगा और प्लस के कैप जब लेंगे तो -4 और प्लस 6 हमें प्राप्त हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 8 आई कैप माइनस 10 जे कैप और प्लस 2 के कैप। तो यह हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्राप्त कर लिए। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मापांक चाहिए, तो इसका हम मापांक लेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका हम मापांक आपको पिछले क्लास में बताए थे कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें आई का गुणांक, तो आई का गुणांक कितना है 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 64 प्लस 100 प्लस 4 और ये अंडर रूट 168 आ जाएगा। और इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमें मिल जाएगा अंडर रूट 168 क्षेत्रफल है तो यह इतना वर्ग का। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलों की सहायता से आज हम यह सीख लिए कि अगर दो सदिश के रूप में ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, उसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है उसकी लंब दिशा में सदिश है, लंब मात्रक है। तो इस और उसके बाद हमने देखा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसकी सहायता लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उसकी दो आसन्न भुजाएं दी हुई हैं तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब उसकी आसन्न भुजाएं दी होंगी तो यह जो है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होता है। अगर यह उसकी आसन्न भुजाएं न देकर के अगर विकर्ण दिया होगा तो फिर वही क्षेत्रफल जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसी के बराबर होगा। तो ये तीनों एप्लीकेशन में हम इसका यूज करेंगे। तो अगर हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके बाद जो है हम NCERT का प्रश्नावली 10.4 के सभी प्रॉब्लम को करेंगे। तो अगर आपको दो सदिश इस तरह से दिया हुआ हो, मान लीजिए ए वेक्टर कुछ भी दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर आपको दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और यह कह रहा हो कि इसकी जो है लंब दिशा में सदिश ज्ञात कीजिए, लंब सदिश
ज्ञात कीजिए। लंब मात्रक या लंब सदिश ज्ञात करना है। तो लंब सदिश का मतलब है कि हमको n कैप ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा इंटू n कैप। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का, तो यह क्या हो जाता है, यह n कैप हट जाएगा, तो मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर और साइन थीटा यह मिलता है। तो अगर यहाँ से हमें n कैप ही निकालना है, लंब सदिश निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इंटू n कैप। इसकी जगह पे हम मॉड लिखते हैं। तो ये लंब दिशा में n कैप जो है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का लंब सदिश है, तो इसको हम याद कर लेंगे। तो यह फॉर्मूला हमारा लंब मात्रक का होता है। अब हमें दिया हुआ है a वेक्टर और b वेक्टर, तो हम पहले a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ज्ञात करने के लिए इसको हम i कैप j कैप k कैप और 1 1 1 2 1 3 इस तरह से लिख लेंगे। और इसका हम जब विस्तार करेंगे तो यह हमें मिलेगा 3 - 1 माइनस जे कैप लेंगे तो 3 - 2 और प्लस a कैप लेंगे तो 1 - 2 और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस a कैप। तो ये वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हमें प्राप्त हो गया। इसका हम मापांक निकालेंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का, तो यह अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो अंडर रूट 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। a वेक्टर और ये दोनों हमें प्राप्त हो गया। अब इसका हम लंब सदिश निकालेंगे। लंब सदिश तो 2i कैप माइनस जे कैप माइनस a कैप अपान अंडर रूट 6, तो यह जो है इसका लंब सदिश होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर दो सदिश दिया हुआ है तो उन सदिशों के बीच का कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका लंब सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। दो सदिशों का गुणन हम ज्ञात करना सीख लिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड जो है सभी फॉर्मूलों को हम लोगों ने देख लिया। अब इससे हम एससीईआरटी का प्रश्नावली 10.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और अन्य क्वेश्चन भी आप बोर्ड परीक्षा के जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं।